नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। वक़्फ़ बिल में संशोधन, दोनों सदनों में से बड़ी आराम से ये बिल पास हो गया और राष्ट्रपति ने भी उस पर मोहर लगा दी, जिसके बाद ये जो संशोधन था वो विधेयक यानी कानून बन गया और उसके बाद शुरू हुआ विरोध। कई राज्यों में विरोध हुआ और जमकर विरोध हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये जो विरोध है वो दंगों में तब्दील हो गया। और इसीलिए जब से विरोध हो रहा है तब से और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मामले पर सुनवाई भी जारी रखी है, सरकार को 7 दिन का समय भी दिया है और तब तक कोई स्टे लगाने से भी इनकार किया है। वक़्फ़ बिल में संशोधन, पहले तो वक़्फ़ बिल में संशोधन करने के लिए काफ़ी वक़्त लगा, काफ़ी उसका विरोध हुआ, काफ़ी सदन में चर्चा चली और उसके बाद आखिरकार जैसे-तैसे उस बिल को, उस संशोधन को पारित करा लिया गया और उसके बाद कहीं न कहीं देश भर में एक अलग-सा माहौल, एक विरोध का माहौल देखने मिल रहा है। जो भी मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारी धार्मिक संपत्ति पर नज़र गड़ाने का सरकार का दावा है। वहीं जो लोग हैं, सरकार में बैठे हैं, उनका कहना है कि वक़्फ़ बोर्ड के पास जिस तरह की संपत्ति है, आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति, उस पर कहीं न कहीं निगरानी रखना ज़रूरी है और ऐसे में दोनों पक्षों के बीच लगातार झड़प चल रही है और ये दंगों में तब्दील हो गई है। पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के बहरामपुर और मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें आ रही है, वो कोई भी देश को ना अच्छी लगे, ना पसंद आए, उस तरीके की तस्वीरें हैं। लोग पलायन कर रहे थे और अब जैसे-तैसे वहाँ मामला सुलझ तो रहा है, लेकिन अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र पर आरोप लगा रही है कि वहाँ दंगे भड़काने में बांग्लादेशी कनेक्शन था और हमें केंद्र सरकार जो है सुरक्षा नहीं दे पाई। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाया है कि इन्हें कंट्रोल में रखा जाए। वहीं केंद्र जो है वो वहाँ की सरकार पर आरोप लगा रही है। आरोप चाहे किसी पर भी लगे, लेकिन देश के लोगों की जान जब जाती है तो उस पर चर्चा और विमर्श करना जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल को और देश भर में जिस तरह का विरोध हो रहा है, क्या वो कोई साजिश है देश में दंगे भड़काने की? उस पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवा देती हूँ और उसके बाद मेरे मन में जो सवाल है, आप सबके मन में जो सवाल है, वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश को सुलगाने की साजिश कर कौन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शैलेश परमार जी मेरे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह सरवैया जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रद्युमन सिंह जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे कि रूलिंग पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं शैलेश जी और शैलेश जी से जानेंगे। सबसे पहले 2-2 मिनट आप सभी का इस मुद्दे पर, वक़्फ़ में संशोधन का जो मामला चल रहा है उससे लेकर जब अब संशोधन हो चुका है, तब देश में जो स्थिति है, उस पर 2-2 मिनट चर्चा करेंगे और फिर सवाल-जवाब के दौर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। शैलेश जी, क्या कहेंगे? वक़्फ़ में संशोधन हुआ और कहीं न कहीं मुस्लिम संगठनों का जो विरोध है देश भर में देखने मिल रहा है, उसके बाद भी जो स्थिति अब बनी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो वक़्फ़ कानून जो आया है, उनके बारे में पहले तो जो गलतफ़हमियाँ फैलाने की कोशिश कांग्रेस और उनके साथी पक्ष सभी लोग कर रहे हैं, वही गलत बात है क्योंकि वक़्फ़ जो है, वो धर्मादा है और वो जो धर्मादा चैरिटी से हो रहा है, तो चैरिटी से जो धर्मादा हो रहा है, कोई पहुँचे हुए कोई मुस्लिम बिरादर है, वो उसकी संपत्ति देता है, तो वो संपत्ति गरीब मुस्लिम को बाँटने के लिए दे रहे हैं। तो वक़्फ़ में पारदर्शिकता आए और वक़्फ़ जो है वो न्यूट्रली चले, उसके लिए वक़्फ़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, डिजिटलाइज़ेशन होना चाहिए और जो वक़्फ़ की जो संपत्ति है, उनका उपयोग गरीब मुस्लिमों के लिए होना चाहिए। यही बात लेकर नरेंद्र मोदी जी आए हैं और वक़्फ़ का जो संपत्ति जो है, वक़्फ़ की जो मिल्कत जो है, संपत्ति जो है, वो किसी गैर मुस्लिम को देना ही नहीं है। जो गरीब मुस्लिम है, उनको ही देना है, यही तो बात है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो पता ही नहीं चलता।
कई कानूनों में सुधार हुआ है, कई कानूनों में बदलाव हुआ है, तो वक़्फ़ में भी और वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो पारदर्शक हो, उसके लिए बदलाव हुआ है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो इसमें जो लुटेरे थे, भूमाफिया थे, वो वक़्फ़ में जो चेयरमैन होते हैं, एमडी होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो सब ये संपत्ति को हड़प करना चाहते हैं और हड़प कर भी गए हैं। तो इसके लिए जो प्रावधान होने चाहिए, वो प्रावधान नरेंद्र भाई मोदी की एनडीए सरकार ने किया है। इसमें गलत क्या है? ओवैसी जी फाड़ रहे हैं वक़्फ़ की कॉपी, तो फाड़ रहे क्यों? क्योंकि उसकी आंखें फटी रह जाएगी वक़्फ़ की ये कानून आने के बाद, संशोधन आने के बाद, क्योंकि ओवैसी ने भी वक़्फ़ की संपत्ति को हड़प किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख जो खड़गे जी हैं, उन्होंने भी वक़्फ़ की संपत्ति 2000 करोड़ की हड़प की हुई है, और कांग्रेस के कर्नाटक के कई जो नेता जो हैं, उन्होंने वक़्फ़ की संपत्ति गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उन्होंने ले ली है। ये गलत बात है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ये वक़्फ़ आया है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनकी जो पैरों तले जमीन सिरकने वाली है, वो प्रॉब्लम है, इसीलिए वो सब बोल रहे हैं। मगर गरीब जो मुस्लिम है उनको न्याय मिलना चाहिए। जितने परसेंट 15% मुस्लिम देश में है, तो 15% से ज्यादा हमने उज्ज्वला योजना में मुस्लिम बहनों को न्याय दिया है। जो मुद्रा लोन है उसमें भी 23% मुस्लिमों को लोन दिया है। आप जो आयुष्मान भारत की बात करो तो उसमें भी 15 से ज्यादा % मुस्लिमों को ही प्रावधान दिया है सभी जगह पे। मगर ये वक़्फ़ जो है वो मुस्लिमों के लिए है और मुस्लिमों के लिए रहेगा, मगर गरीब मुस्लिमों के लिए रहेगा। जो उसका संचालन कर रहे हैं वो मुस्लिम, जो ओवैसी जैसे मुस्लिम हैं, जो खड़गे जैसे मुस्लिम जो हिंदू है, कांग्रेसी है, वो उनका ये जो अधिकार जो गरीब मुस्लिमों का है वो ले न जाए, बस इतनी ही बात है। ठीक है, उस पर एक सवाल मेरा ज़रूर है जिसका जवाब मैं बाद में लूँगी, लेकिन सवाल ज़रूर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप सोच कर रख सकें कि जवाब क्या दिया जाए। सवाल ये है कि एक गरीब मुस्लिम को अगर सरकार वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति को अपने हस्तक लेती है, निगरानी में लेती है, तो एक गरीब मुस्लिम को कैसे फ़ायदा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं बाद में लूँगी। सागर जी के पास चलती हूँ। सागर जी क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 2 मिनट है, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे ये जो पूरा मसला हो रहा है? देखिए, जी। वक्फ बिल जो है हुँ। उसके ऊपर सुनवाई शुरू हो चुकी है और बात जो है वो 3 मुद्दों पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर सवाल किए हैं केंद्र सरकार से। 3 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा है वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड। पहले सालों पहले की जो जमीनें हैं उसके डीड्स नहीं होते हैं, तो उस पर एक सवाल किया गया है कि अगर आप वक्फ बाय डीड कर रहे हो अभी, तो पुरानी जो जमीन है उसके डीड्स या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो उस पर क्या किया जाए। दूसरा जो मुद्दा है वो मेंबर्स की जो संख्या है, यानी कि जो 22 लोग हैं उसमें से 14 लोग नॉन मुस्लिम्स होंगे और 8 सिर्फ मुस्लिम्स होंगे। देखिए ये कितना बड़ा शर्मनाक काम है कि मुसलमानों का खुद का मसला, मुसलमानों का खुद का वक्फ बिल, जो मुसलमानों के मजहबी जो रीति रिवाज होते हैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, उसके अंदर जो मेंबर्स की संख्या है उसमें अल्पसंख्यक, देश के अल्पसंख्यक खुद अल्पसंख्यक बन चुके हैं। और तीसरा मुद्दा है मैजिस्ट्रेट, यानी कि जो कलेक्टर से उनको सबसे ज्यादा जो ओहदे के हिसाब से जो ताकत, जो पावर दी गई है, जिसके तहत बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और चौथा एक सवाल किया गया है कि जिस तरह से वक्फ बिल के अंदर मुस्लिम ये जो वक्फ बिल है, जो बोर्ड है, उसके अंदर जैसे नॉन मुस्लिम्स लोगों को एंटर किया गया है, क्या हिंदू ट्रस्ट, हिंदू मंदिर के जो ट्रस्ट होते हैं, धार्मिक जो कमिटियां होती है, क्या उसके अंदर नॉन हिंदू लोगों को एंट्री दी जाएगी कि नहीं। अब रही बात दंगों की, अब इसका विरोध पूरे भारत में मुसलमान करने वाले हैं और उन्होंने ये कह भी दिया है कि आगे आंदोलन भी होगा। 3 महीने का आंदोलन उन लोगों ने ऐलान कर दिया है। अब देखिए पूरे भारत में कहीं पर दंगे नहीं हुए हैं, लेकिन बंगाल में दंगे हुए। अब देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी राजनीति में एंट्री होती है 2001-2 के आसपास,
और पूरे भारत में सबसे ज्यादा कम्युनल दंगे और कम्युनल राइट्स जिसके नाम लिखे जाते हैं वो व्यक्ति है आज की केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री। अब देखिए गुजरात 2002 के दंगे देखिए, पूरे के पूरे बिल्कुल मजहबी दंगे थे, वहां पर उनको क्लीन चिट मिली है। क्लीन चिट कैसे मिली? जब उनकी तफ्तीश हो रही थी तब केंद्र में यूपीए सरकार आ चुकी थी। यूपीए सरकार के लिबरलाइजेशन जो सेक्युलर स्वभाव है उसके हिसाब से उनको क्लीन चिट मिली है। उसके बाद ये खुद इनके वीडियोस वायरल हुए हैं कि हमने 2002 में मुसलमानों को ऐसे टाइट किया है, ऐसे टाइट किया है कि आज 2023-24 तक ये लोग मतलब नाम नहीं ले रहे हैं अपने धर्म का, अपने मजहब का, अपने रीति रिवाज का, अपने हक का, ये लोग चुप हो चुके हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स खुद गृह मंत्री के वायरल हो चुके हैं। उसके बाद देखिए पूरा का पूरा मणिपुर जल चुका इनके राज में 11 साल में। आज तक देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहां नहीं गए, है ना। तो ये वक्फ बिल का विरोध तो पूरे भारत में मुसलमान करने वाले हैं, जैसे किसानों ने किया था 3 काले कानूनों पर। लेकिन दंगे हुए हैं सिर्फ बंगाल में। क्यों बंगाल में दंगे हुए हैं? ये भी एक कारण है। दिल्ली में इनके राज में दंगे हो गए, मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए, बिहार में दंगे पिछले बार रामनवमी के जुलूस को लेकर हुए थे। इसी बंगाल के अंदर रामनवमी के जुलूस पर पिछले बार भी रामनवमी पर यहाँ पर दंगे हुए थे। देखिए महाराष्ट्र में जब रामनवमी के जुलूस निकलते हैं तो ये लोग, भाजपा के लोग गंदी गंदी गालियां बोलते हैं, रामनवमी के जुलूस पर गंदे गंदे गाने बजते हैं और औरंगजेब के नारे लगाए जाते हैं कि औरंगजेब तेरी कब्र, फिर गाली बोलते हैं जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता कि ठुकेगी ठुकेगी। गाली क्या थी वो नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि तो देखिए कि दंगों का संबंध किनके साथ है। देखिए इन्होंने 2 मिनट में नहीं लिया था, 3-4 मिनट ली थी, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये घुसपैठिए हैं, ये आपकी संपत्ति ले जाएंगे, ये आपकी गाय ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। ये औरंगजेब की औलादे हैं, ये आलमगीर के लोग हैं, ये बाबर है, इनको ढूंढिए। वो हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री खुलेआम झारखंड उसके चुनाव में, झारखंड के चुनाव में कह रहा था कि इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर, राहुल गांधी को भी वो बोल रहे थे कि वो बाबर की और औरंगजेब की औलाद है, उसे हम बांग्लादेश भेज देंगे। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान की राजनीति इस देश में? इनके बड़े बड़े नेता खुद मंच पर आकर बोलते हैं कि ये घुसपैठिए है कांग्रेसी, ये मुसलमान है, इनकी पीढ़ियां मुसलमान है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर मुसलमानों की आप पार्टी है, अगर आप मुसलमानों को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं, तो आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम बना लीजिए, आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम बना लीजिए। ये कौन कह रहा है? देश का प्रधानमंत्री किसको कह रहा है? देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को कह रहा है। तो कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, कौन कर रहा है मजहबी दंगों का वातावरण, कौन पैदा कर रहा है? और सिर्फ बंगाल में दंगे हुए हैं और इनका तो नाता रिश्ता सब जुड़ा हुआ है दंगों के साथ 2002 से लेकर आज तक। तो आप सोच लीजिए कि दंगों के पीछे कौन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए लौटूंगी आपके पास। और सवाल ये रहेगा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो दंगे हुए हैं उसका आरोप भी केंद्र सरकार पर ही जाए और भारतीय जनता पार्टी पर जाए। चलिए दोनों पार्टीज तो पॉलिटिकल है और अपने अपने तरीके से जवाब देगी। प्रद्युमन सिंह के पास चलेंगे और एक निष्पक्ष व्यू जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या मानते हैं, क्या देश को मुद्दों से भटकाकर वक्फ बिल संशोधन में जो सुधार हुआ है उसे बड़ा मुद्दा बनाकर अब जगह जगह विरोध हो रहे हैं और यहाँ तक की हिंसा भी फैल रही है, क्या कहेंगे इस मसले पर? देखिए देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संविधान में अलग अलग चेंजेस होता ही रहता है। इसी प्रकार का ये वक्फ का भी जो भी चेंजेस है वो किया गया है। और अगर देखें विरोध जो है कि वक्फ देने की जो उनकी धार्मिक मान्यता है, जो हम बोलते हैं अपने यहाँ दान देने का बात, वो वक्फ का वो हक में से उसको मुक्त नहीं किया गया। जो रूल्स आया है वो महसूली प्रोसीजर है, वो जमीनी कागजात, जमीनी मालिकाना हक जो है उसके बारे में ये रूल्स में थोड़ा चेंजेस किया गया है। और वो रूल्स क्यों स्वीकार करना नहीं चाहते वो भी एक बड़ा प्रश्न है। अगर स्वीकार करना नहीं चाहते तो
कहीं ना कहीं कुछ रूल्स में कुछ बदलाव करना जरूरी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। पास्ट में देखे तो कांग्रेस ने भी बहुत से ऐसे रूल्स जो बदली किया था संसद में अपना रूल्स पास करके। उसमें सबसे ज्यादा विवाद में आया था शाहबानो केस, जिसमें सिर्फ 170 रुपये 170 रुपीज हर महीने भरण पोषण जो तलाक में देने का बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके विरुद्ध में धर्म के नाम पे संसद में रूल्स बनाया गया, पास किया गया कि कोई मुस्लिम औरत तलाकशुदा हो उसको ये भरण पोषण देने का हमारे धर्म में नहीं है। ऐसी ये हम बोलते हैं लोकतंत्र में ये अमानवीय बात है। ये स्त्री का जो हक है, स्त्री का जो देना चाहिए, जो उसकी बेसिक जरूरियात है वो देनी चाहिए, तो फिर भी उसके सामने कांग्रेस के राज्य में वो रूल्स बनाया गया था। और इसी तरह बीजेपी ने महिलाओं के फेवर में बहुत से अभी पिछले सालों में रूल्स नया बनाया है, जिसमें ट्रिपल तलाक है, एनआरसी है, सीएए है, ये सब रूल्स चेंजेस किया है और उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा भी हुआ है। मगर बात करें, देखो अभी ये विरोध हो रहा है बंगाल में वक्फ के नाम पे, ये हिंसा हो रही है, दंगा हो रही है, मगर आज ही हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने ये वक्फ के बारे में जो प्रश्न था, ये मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों का जो विरोध था, वो बारे में अंतरिम स्टे भी दिया है कि अगले 5 मई तक उसको स्टे मिला है। उसमें खास करके जो डिमांड थी वक्फ बाय यूजर, उसमें कोई बदलाव किया ना जाए, वो सुप्रीम ने अभी स्टे दिया है। और जो अलग समाज के गैर मुस्लिम की मेंबर्स की जो बात की है, वो भी उसमें भी स्टे दिया है। तो समझो अपनी सुप्रीम के बंधारण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, वो विश्वास नहीं रखा और भी अनेक बाबतों पे स्टे दिया गया है कि ये वक्फ का जो बिल है उसमें अभी इसमें रूल में लाया ना जाए। वो अभी 5 तारीख और अगली जो भी सुनवाई होगी तब तक रहेगा, तब तक आगे जो भी चर्चा होगी उसके बारे में फिर बाद में देश को नया बात जानने को मिलेगी। मगर अभी हम जो देख रहे हैं ये विरोध की बात, जो बांग्लादेश में देख रहे हैं बारी बारी ये विरोध हो रहा है, तो हिंदुओं को हिंसा कर रहे, हिंदू वहीं से पलायन हो रहे हैं। मगर देखें हिंदू इसमें कहां से आए, ये सरकार ने वक्फ बिल बनाया है और करीब समझो 232 एमपीज ने वक्फ के विरोध में और कांग्रेस के साथ जो रहे उसमें करीब 200 तो एमपी जो है वो हिंदू है। तो वो हिंदू ने तो वक्फ के विरोध में, बिल के विरोध में सपोर्ट किया है, जो मुस्लिम आज विरोध करे उसकी फेवर में सपोर्ट किया है। तो फिर ये निर्दोष लोगों को क्यों वहां वो हिंसा का उस हिस्सा बनाया जा रहा है, उसको अपने घर से घर बार कर रहा है, वहां उसको उसका घर जलाया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल के नाम पे, एजेंडा के नाम पे कट्टरवाद के, एक धार्मिक कट्टरवाद देश में फैला जा रहा है। हमने देखा है बंगाल में ही, देखे पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देखे तो वहां का विधानसभा के बाद भी बहुत से दंगे हुए, हिंसा हुई, हिंदुओं को मारा गया, उसकी हिंसा खुलेआम की गई। फिर संदेश खाली में देखा हमने महिलाओं का शोषण करके उसके ऊपर रेप का हमने किस्सा देखा। फिर मेडिकल कॉलेज का देखा रेप और मर्डर, वो रेसिडेंट डॉक्टर का, वो भी देखा। और ये सब में जो आंदोलनकारी थे मेडिकल का स्टाफ और जो डॉक्टर्स, उसको भी मारा गया। और आरोपियों की फेवर में सरकार ने, वहीं की लोकल सरकार ने फेवर किया। उसी तरह ये अभी मुर्शिदाबाद, मालदा में अभी जो हिंदुओं को बेघर किया गया, ऐसे अनेक सी बात है। और घुसपैठिया बारी बारी आते हैं, उसको वहां पे सब अनलीगली जो उसका पहचान कार्ड निकलते हैं वो सब हो रहा है। और खुद ममता दीदी जहाँ की वहां की मुख्य प्रधान है, वो भी खुलेआम ये सब घुसपैठी है यहाँ, ये सब दंगा करने वाले को सपोर्ट कर दिए। ये सब जो बातें दिख रही है, जैसे कश्मीर दूसरा कश्मीर हो रहा हो, वेस्ट बंगाल, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए आज तो ये जरूरी है कि अब कैसे भी
वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अगला जो चुनाव आए उससे पहले 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अच्छी लोकशाही वहां पे दिखाई दे, बाद में अगला चुनाव वहां पे किया जाए, वो ये सबसे जरूरी आज की बात है। हाँ जी जी बिल्कुल। पिछले कुछ मामले जो प्रद्युमन सिंह जी ने गिनवाए वो पश्चिम बंगाल में हुए हैं, चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे इंटर्न डॉक्टर से रेप का मामला हो, ये सारे मामलों ने बहुत तूल पकड़ा। जो हिंसा हुई उस पर भी लगातार बात हुई और बात यहाँ यही निकल के आती है कि पश्चिम बंगाल देश का एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की पहुंच अभी भी काफी दूर है और ऐसे में पश्चिम बंगाल जब बार बार सुर्खियों में आता है तो सवाल उठना लाजमी है। शैलेश जी, ममता दीदी ये आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नजर जो है वो पश्चिम बंगाल पर है, पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाना चाहती है और इसलिए इस तरीके की चीजें लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? वक़्फ़ बिल जो आया, वक़्फ़ अधिनियम जो आया, वो जो जब आया तब कोई ये वहाँ इलेक्शन था और ये आया है और वहाँ ये पश्चिम बंगाल में दंगे होंगे ऐसा सोचकर आया है, ऐसी बात नहीं है। तो जो ऑनलाइन पोर्टल बनाने की बात है, पारदर्शिता लाने की बात है, आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका हनन न हो, ये सब बात है। मगर वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 में आया, 25 में अभी पास हुआ, तो उससे पहले 5 बार ये अमेंडमेंट आया था। कांग्रेस के समय में भी अमेंडमेंट हुए थे, तो कांग्रेस के समय में अमेंडमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मुझे ये पता नहीं चलता कि ये जो वक़्फ़ है, वक़्फ़ जो मिल्कत सभी है, जो पैसा है, तो अभी तक हमने देखा है तो वक़्फ़ में 12,000 करोड़ की आय होनी चाहिए। उसके मुकाबले उसके सामने देखा जाए तो 266 करोड़ की ही आय दिखाई है और अनुमान तो 20,000 करोड़ का है कि इतनी आय होनी चाहिए। तो ये सब आय आएगी, वक़्फ़ अच्छा होगा, वक़्फ़ पारदर्शक होगा, वक़्फ़ जो बोर्ड है और वक़्फ़ की जो मिल्कत है उसका अच्छा नजरिया होगा तो क्या होगा? तो उससे कोई हिंदू या कोई गैर मुस्लिम या कोई अन्य जो है बौद्ध, जैन, इनको लाभ होगा? नहीं, ये जो लाभ होगा, नरेंद्र भाई मोदी की मंशा क्या है कि उनकी मंशा इतनी ही है कि कोई भी सांप्रदाय धर्म का गरीब हो उसको ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। गरीब जो 31 ये सवाल पूछा था, क्या योजनाएं हैं? अगर आप कह रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है अपने हस्तक लेना चाहती है, वहां सरकार के लोग बैठेंगे तो क्या फायदा होगा? क्या जो गरीब मुस्लिम हैं उनके लिए कुछ अच्छी चीजें आप योजनाएं बना रहे हैं? क्या वहां स्कूल्स बनाए जाएंगे? क्या वहां उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा? किस तरीके की योजनाएं हैं? आपको उन योजनाओं के साथ शायद आगे बढ़ना चाहिए था, तो शायद इतना विरोध नहीं होता। क्या योजनाएं लेकर सरकार आगे बढ़ रही है कि हम जो गरीब मुस्लिम हैं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखो, ये वक़्फ़ जो है वो चैरिटी है, कोई धर्म के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए। जो चैरिटी है वो चैरिटी तो चैरिटी कमिश्नर के तहत और कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके तहत ही उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो संपत्ति जो है वक़्फ़ की संपत्ति का हमने ब्यौरा निकाला सरकार ने, तो पता चला कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की आवक हो सकती है। तो उनसे ये 1 लाख करोड़ की आवक होती है उनकी मिल्कतों से, उनकी संपत्तियों से। तो जो आय आएगी, जो इनकम होगी, उससे क्या होगा? गरीब मुस्लिम जो है उनके लिए स्कूल बनेगी, गरीब मुस्लिम है उनको पैसा दिया जाएगा, बिजनेस के लिए पैसा दिया जाएगा। गरीब मुस्लिम जो है तो पंचर की दुकान में नहीं रहेगा, गरीब मुस्लिम जो है तो पढ़ने जाएगा, गरीब मुस्लिम के लिए हॉस्टल की सुविधा हो सकेगी। ये तो आप कह रहे हैं, क्या संशोधन में, क्या कानून आपने जो बनाया इसमें ये सारी बातें शामिल की गई है? हाँ, शामिल है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वक़्फ़ में सुधार आने के बाद कांग्रेस को कोई गैर फायदा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पार्टियों के लिए ये नहीं है,
ये मुस्लिम बिरादर जो मुस्लिम है, ये संगठन के पास जो पैसा है वो मुस्लिमों का पैसा है। वो मुस्लिम जो सवर्ण जो ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले जो मुस्लिम हैं, उन्होंने अल्लाह के नाम पे दिया है, वो वापिस लिया जा सके नहीं। तो दिया जो दिया गया है वो उसकी संपत्ति ही दी गई है। कोई सरकारी संपत्ति तो दे नहीं सकता, पड़ोसी की संपत्ति भी दे नहीं सकता, पड़ोस की संपत्ति। तो उन्होंने दिया है, तो उन्होंने इसलिए दिया है कि अल्लाह ने माना है, मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी माना है कि जो कुरान में भी लिखा है कि जो भी आप दोगे तो वो लिखित स्वरूप में या किसी को साथ में रख के दो। तो ये किसके लिए दी है कि गरीब मुस्लिमों को जो है वो ऊपर आए। ये हमारे भारत में तो 31% तो बीपीएल में मुस्लिम आ रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि गरीबी और गरीबी। तो ये मुस्लिम जो गरीब है 31%, 15% में से जो 31% जो मुस्लिम है वो गरीब रेखा बीपीएल में आते हैं। तो उनके लिए स्कूल होना चाहिए, उनके लिए बिजनेस होना चाहिए, उनकी सुखाकारी के लिए मकान होने चाहिए, उनके बच्चे पढ़ाई करें, ये सब होना चाहिए। मैं डंके की चोट पे अमेरिका कहना चाहता हूँ कि मुस्लिमों की संपत्ति है, उनका पारदर्शक न्यूट्रली उपयोग हो और जो रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइजेशन हो, इतना ही है। बाकी संपत्ति मुस्लिमों की है और संपत्ति गरीब मुस्लिमों में बांटी जाएगी, गरीब मुस्लिमों के उद्धार के लिए ही काम करेगी, इसमें किसी और को फायदा नहीं है। तो फिर कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है वही पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए सर, नजर बनी रहेगी कि कितना गरीब मुस्लिमों के लिए काम होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यही है और हमारे जैसे लोग भी यही हैं। तो देखेंगे कि आगे चलकर ये जो संशोधन हुआ है वो कितना फायदा पहुंचाता है। सागर जी के पास चलेंगे। सागर जी बताइए, ये जो हिंसा हो रही है, क्या ये प्रेरित है? क्या ये विपक्षी दल प्रेरित कर रहे हैं या सत्ता में बैठे लोग हिंसा को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं ताकि वक्फ का जो संशोधन हुआ है उसका विरोध होता रहे और देश को असली मुद्दों से भटकाकर हिंसा की ओर ले जाया जा सके? देश में जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश हो रही है, क्या ये इसी कड़ी में आगे बढ़ता हुआ एक कदम है? ये वक्फ बिल का विरोध करने के लिए अगर बंगाल में ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हुआ है वो बिकॉज ऑफ द वक्फ बिल का जो विरोध हुआ उसके लिए हुआ है, नहीं, उसके लिए नहीं हुआ है। प्रद्युमन सिंह ने बराबर बोला ना कि सारे ज्यादातर हिंदू, कितने मुसलमान है 232 में से कितने मुसलमान जिन्होंने सपोर्ट किया, मतलब इसका विरोध किया बिल का संसद में 288 के सामने, और ज्यादातर तो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं। तो फिर क्यों दंगे हो रहे हैं वहां पे, है ना? सबसे पहला प्रश्न जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, मैं सपोर्ट करता हूं। और किसी भी राज्य में जब दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, कम्युनल दंगे होते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री की, पुलिस की, प्रशासन की होती है। लेकिन यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए भी यहाँ पर घुसे हैं और बिहार से भी कुछ लोगों को यहाँ पर मुस्लिम बनाकर लाया गया है, और इस तरह से आरोप लगे हैं। क्योंकि अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, कोई परिणाम नहीं आया है, तो अभी तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही लग रहे हैं। तो आरोप ऐसे भी लगे हैं, और इनके राज्य में देखिए ना, मणिपुर के अंदर दंगे होते हैं तो कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए, आसाम के अंदर कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए, गलवान घाटी में चाइना से कोई घुस जाता है तो कहते हैं कोई घुसा ही नहीं है ना? 45 जवान शहीद हो जाते हैं तो कहते हैं कि आरडीएक्स अंदर कैसा है तो उसकी 5 साल में जांच नहीं कर पाते हैं। दिल्ली के अंदर दंगे हो जाते हैं। अगर यहाँ पर बांग्लादेश जो बॉर्डर पर है, ये मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की, अगर ये घुसपैठिए आते हैं तो ये बॉर्डर का जिम्मा, बॉर्डर की सिक्योरिटी तो राज्य के ऊपर नहीं आती है ना भाई, है ना? अगर राज्य के अंदर दंगे हुए हैं तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है, वहां का प्रशासन है, वहां की पुलिस है। लेकिन ये आरोप भी लगे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश करीब है, तो बांग्लादेश में अभी हमारे विदेश मंत्रालय वहां गया था और केक काट कर आया है। देखिए, इनके रिश्ते तो बांग्लादेश के साथ कैसे है, केक काटने के हैं। और फिर आप देखिए कि वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुए और इन्होंने बनाया है सीए, लेकिन वहां के हिंदुओं को मदद करने नहीं जाते हैं। लेकिन वहां के जो अभी नए मुखिया बने हैं यूनुस जी,
उसके साथ बैठकर हमारा विदेश मंत्रालय वहां जाके केक काटता है, और ये भी आरोप लगे हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठिया है। तो ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर होती है उसकी सिक्योरिटी तो इनके ऊपर होती है। अब ये आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर एक बलात्कार भी हो जाता है तो ये लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, अब ये बंगाल में करना चाहते हैं क्योंकि बंगाल को ये जीत नहीं पाए हैं। और एक महिला मुख्यमंत्री ने इनको ये विश्व गुरु को बार बार हराया है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसके बाद हुए हो उपचुनाव हो, वहां पर हर बार इनको धक्के मारकर निकाला है। तो बदला लेना है। हाँ, वाराणसी में एक बलात्कार हो जाता है, एक लड़की पर 23 लोग, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और वो वाराणसी किसका चुनाव क्षेत्र है? देश के प्रधानमंत्री का खुद का है ना। वहां पर बलात्कार हो जाता है एक लड़की पर, 23 लड़के एक हफ्ते तक बलात्कार करते हैं, और वो मुख्यमंत्री कहता है कि मैं लातों के भूतों को बातों से नहीं मनाऊंगा लेकिन लातों से मनाऊंगा। बटोगे तो कटोगे कहने वाला मुख्यमंत्री भी चुप है। वहां पर एक और लड़की कासगंज की, उस कासगंज की लड़की पर 10 लोगों ने बलात्कार किया। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अखिलेश प्रताप सिंह है, और वो स्टेटमेंट क्या देता है? मुझे तो ऐसे बलात्कार करने में मजा आता है और ऐसे काम तो मैं करता रहता हूं। तो ये यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ है, जहां विश्व गुरु नरेंद्र मोदी है, उनके चुनाव क्षेत्र है, वहां पर एक नाबालिग लड़की पर 23 लड़के एक हफ्ते का बलात्कार करते हैं। वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है, लेकिन बंगाल के एक बलात्कार को मुद्दा बनाया जाता है, संदेश खाली को मुद्दा बनाया जाता है, मुर्शिदाबाद को मुद्दा बनाया जाता है, रामनवमी के जुलूसों को मुद्दा बनाया जाता है। और ये हो रहा है पिछले 5 साल से। कोरोना के वक्त चुनाव जीतने के लिए, जब कोरोना पीक पर था, ये सारे लोग लाखों करोड़ों की रैलियां कर रहे थे मुंह पर बिना मास्क के। तब से लेकर बंगाल में ये कम्युनल राइट्स लगातार हो रहे हैं। उसके पहले ये 13-14 साल से ममता जी का राज है, उसके पहले 32 साल लेफ्ट वालों का राज था। दंगे होते हैं वहां पे, लेकिन इतने एक्सट्रीम कम्युनल राइट्स बंगाल में पिछले 6 साल से सबसे ज्यादा हो रहे हैं। जो नाम इन्होंने बोले वो सारे दंगे इनके राज में हुए। जैसे मैंने कहा, गुजरात 2002 से शुरू हुआ है, मणिपुर जग गया, हरियाणा में 9 में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में हुए, दिल्ली के दंगों में तो इनके नेताओं ने बोला मारो गोली सालों को, और वो कपिल मिश्रा के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो कौन है दंगेबाज? कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान। कौन कपड़े देख रहा है मुसलमान के? कौन मुसलमान का खाना देख रहा है? कौन देख रहा है? मुझे बताइए। देश के प्रधानमंत्री, देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी जो 140 साल पुरानी है, उसको कहते हैं कि आप अपने अध्यक्ष को मुसलमान बना दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप तो कहते हैं ना सालों से कि जवाहरलाल नेहरू का परिवार मुस्लिम है, फिरोज गांधी नहीं है, फिरोज खान है। तो हमने तो इस देश के मुसलमान प्रधानमंत्री भी बनाए हैं आपके कहने पर, और आप हमें सलाह दे रहे हैं, आप हमें सलाह दे रहे हैं कि हम मुसलमान अध्यक्ष बना दें। आप हमें मुसलमान की पार्टी कहते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू को मुसलमान कहते हैं, आप राहुल गांधी को मुसलमान कहते हैं, आप कांग्रेस को खांग्रेस कहते हैं, आप राजीव गांधी को मुसलमान कहते हैं। तो ये सारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अपना मानसिक संतुलन ठीक कीजिए, और बोलने की जो भाषा है उस पर लगाम लगाइए। आप जो बोलते हैं ना, उससे ये पता चलता है कि आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कभी आप कांग्रेस को मुसलमान की पार्टी कहते हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को मुसलमान कहते हैं, और अभी आप सलाह दे रहे हैं कि मुसलमान अध्यक्ष बना दीजिए। तो आपके कहने के हिसाब से तो अपने देश के प्रधानमंत्री मुसलमान बनाए हैं ना। चलिए ठीक है। ये बात हम पश्चिम बंगाल की हिंसा तक ही सीमित रखें, क्योंकि फिलहाल बात हो रही है वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है। आखिरी सवाल मैं प्रद्युमन सिंह जी से लूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सियासी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि वक्फ में सुधार होना चाहिए था। अगर हुआ है तो उसके परिणाम क्या आएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, और देश के लोग मिलकर तय करेंगे कि उस पर आगे क्या करना है, कौन सी सरकार को चुनकर लाना है। लेकिन क्या ये फिलहाल सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल जीतने का, या फिर ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल मेरे हाथ से छूट रहा है और इसलिए ये दंगे करवाए जा रहे हैं? आखिरकार किसका फायदा होता हुआ दिख रहा है इस पश्चिम बंगाल के दंगों से? जी, वैसे तो वक्फ की बात करें
तो वक्फ में सुधार तो पहले भी हुआ है। जो पुराना वक्फ था वो तो सुप्रीम में भी जा नहीं सकते थे, उसकी वक्फ की कमिटी उसका निर्णय करती थी। इसमें तो सुप्रीम में जा सकते हैं और आज उसका पहले हमें उसका रिजल्ट भी आया है कि सुप्रीम ने अभी 5 मई तक का स्टे भी दिया है। इसलिए जी, ये सुधार है, ऐसा सुधार में कोई विवादास्पद नहीं है। मगर उसके पीछे की जो मंशा है वो कुछ अलग एजेंडा है, उसके पीछे जो पॉलिटिकल है और कट्टरवाद की जो बात है वो है। मगर जी, इससे पहले मैं एक बात बता दूं तो ये जो सरकार का मेंबर रखने की बात है नया वक्फ बिल में, वो नहीं होना चाहिए, मेरा एक पर्सनल रिव्यू है। और जी, दूसरा जो गैर मुस्लिम की बात रखने की बात है मेंबर, वो भी नहीं होना चाहिए। मगर जो जी, कलेक्टर का बात है, कलेक्टर का इंटरफियर, वो जमीनी मालिकाना के लिए वो कलेक्टर का उसमें इंटरफियर होना जरूरी है। इसलिए जी, जमीनी मालिकाना हक नक्की कर डिसाइड करने के लिए वहां तक ही कलेक्टर का पावर होना चाहिए। बाकी जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने धर्म के हिसाब से वो कमेटी का गठबंधन करे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करे, उसमें 2 महिलाएं रखे, वो सब होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी का बारे में तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसका द्वार खड़खड़ा सकते हैं, ऐसा होना बिल्कुल, चाहिए। जी, मगर बिल्कुल, देखिए अभी जो ये दंगे हो रहे हैं, उससे पहले भी एक इससे इससे अंदर भी एक गहरी चाल है। क्योंकि जी, अपना जो बंगाल जो एरिया में है, उससे आगे पूर्वोत्तर में 7 अलग-अलग स्टेट है, अपना 7 स्टेट। और बीच में एक आसाम में जो अपना बॉर्डर है, उसको चिकन नेक बोलते हैं। वो पतला सा एरिया है वो बॉर्डर का, उसको वहां से भारत का तोड़ के तो उसका प्लानिंग ऐसा है, जो अपना देश विरोधी लोग हैं, धर्म के आधार पर चलते हैं, वो बांग्लादेश के साथ जोड़ के यहाँ चाइना का सपोर्ट लेके भारत के टुकड़े करने का एक पूरा एजेंडा है। इसीलिए ये जो दंगे हो रहे हैं, क्यों हिंदू भाग जाए अपने विस्तार छोड़ के, ज्यादा से ज्यादा विस्तार मुस्लिम समाज का हो जाए। इसीलिए हमने देखा है बंगाल में पिछले 15 साल में, जो आज बंगाल में 35% मुस्लिम है पॉपुलेशन, जो 2011 में करीब 15-17% था, आज डबल हुआ है। वो जी, वही हिसाब से जब जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो एक प्लानिंग के तहत बढ़ रहा है और आसाम में भी बढ़ रहा है। और इसी तरह जो अभी बांग्लादेश में जो सब चेंजेस हुए हैं, उसी तरह ये राष्ट्र के सामने एक पूरा षड्यंत्र है। ये दंगा तो एक सिर्फ बहाना है, दिखावा है, ये तो जिसको बोलते हैं एडवर्टाइज है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। इसीलिए पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, जो राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं, उसको जागरूक होना है, आज के समय की बिल्कुल जरूरियात है। उसमें कोई जी, राज की बात नहीं है, ना तो कोई मोदी है, ना तो कोई राहुल गांधी है। अगर देश रहेगा तो राहुल गांधी रहेगा या मोदी जी रहेंगे, कोई भी रहेगा। जी, अगर देश ही नहीं रहेगा, हम देखते हैं पैलेस्टाइन की हालत देखिए, हमास की देखिए और तुर्की के देखिए, ये सब जो है वही विचारधारा, उसका वही झंडा, वही सोच, वो सब जी, यहाँ अपने हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। ये अपना राइट, लोकतंत्र है, ये इसके लिए कैंसर के समान है ये विचारधारा। ये विचारधारा कहाँ से आती है, क्यों फैल रही है, कैसे फैल रही है, उसको कैसे रोक सके, वही अगला अपने देश का और अपने हर एक नागरिक का एजेंडा होना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ बहुत सटीक बात कही है कि देश होगा तब जाकर पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर होंगे। यानी यहाँ बहुत बड़ा रोल मोदी जी का या राहुल गांधी का नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा रोल देश के नागरिकों का है कि आँख, नाक, कान खोलकर सोचिए और समझिए कि क्या हो रहा है। कौन-सा दंगा, कौन-सी पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहा है, ये सोचना, समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है। आप पढ़िए, आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिरकार देश में होने वाला हर एक कोई ना कोई एंगल लेकर आता है। हर एक मूव जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर कोई विपक्षी दल या सत्ताधारी पार्टी, उनका हर एक मूव कोई ना कोई एजेंडा के साथ होता है और ऐसे में देश के नागरिक को संभलने की, समझने की जरूरत है। सागर भाई, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं बहुत कम वक्त आपको दे सकती हूँ। अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बहुत कम शब्दों में प्लीज बताइए। 3 बातें हैं छोटी-छोटी, मैं शॉर्ट में कह दूंगा। देखिए, इस देश में जब वक्फ का 2013 में जब कानून बना था, तब
भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता उस कानून के साथ समर्थन में थे, तो ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही है, ना तुष्टीकरण कर रही है, ना मुसलमानों को चढ़ा रही है। क्यों? मैं उसका सबूत देता हूं आपको। सबसे पहले जब देश में कोई भी कायदा बनता है, तब वो कायदा अगर किसी कम्युनिटी को कंसर्न करता है, अगर वो कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, तो उसके साथ बातें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला उदाहरण किसानों का था। अब किसान तो मुसलमान नहीं है ना, तो किसानों के लिए जो 3 काले कानून आए, तो किसानों को नहीं पूछा गया, तो किसानों ने विरोध किया था, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। किसान रेडी नहीं थे उस कानून को एक्सेप्ट करने के लिए। और जब देश के नागरिक इतनी बड़ी तादाद में, मेरी बात सुनिए, अगर विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस का तो नाम ही सेक्युलर और डेमोक्रेटिक पार्टी है। जब इतनी बड़ी तादाद में किसानों ने विरोध किया, तो कांग्रेस ने किसानों को सपोर्ट किया, क्योंकि कांग्रेस, किसान देश के नागरिक है। देश के नागरिक की बात अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो देश की विपक्षी पार्टी तो सुनेगी। अगर किसानों को वो बिल मंजूर होते, तो क्या कांग्रेस कुछ कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। लेकिन किसानों को ही बिल मंजूर नहीं थे, तो वापस लेने पड़े। आज जब 20 करोड़ मुसलमानों को ये मंजूर नहीं है, तो नहीं, एक सेकंड पूरा कर लेने दीजिए, पूरा हो रहा है। अगर 20 करोड़ मुसलमान तैयार नहीं है, अगर 20 करोड़ मुसलमान तैयार नहीं है और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, तो स्वाभाविक है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है, विपक्ष का तो ये मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि देश के नागरिकों को सुने। अगर देश के 20 करोड़ मुसलमान इस वक्फ बिल से एग्री नहीं है, उनको संतोष नहीं है, वो सरकार के खिलाफ अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी उनके खिलाफ जाएगी? कांग्रेस तो देश के नागरिकों के सपोर्ट में रहेगी ना। तो कांग्रेस को कौन सा फायदा हो रहा है भाई? अगर 20 करोड़ मुसलमान मान जाते हैं कि हमें ये वक्फ बिल मंजूर है, तो कांग्रेस क्या कर पाएगी, आप मुझे बताइए। तो कांग्रेस कोई तुष्टीकरण नहीं कर रही है, कांग्रेस किसी को नहीं चढ़ा रही है, ना किसानों को चढ़ाया था, वो मुसलमान नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने उन किसानों को पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी बहुत कुछ कहा था। लेकिन यहाँ तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये मुसलमान है, तो इनको घुसपैठ बोल रहे हैं। तो ये सरकार ही कर रही है, ये सरकार ही कर रही है, सबूत है। किसान रेडी नहीं थे, इसीलिए कांग्रेस ने सपोर्ट किया। मुसलमान 20 करोड़ रेडी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस कहीं तुष्टीकरण नहीं कर रही है, कांग्रेस विपक्ष है। कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाज उठाना, और देश के इतनी बड़ी तादाद के नागरिक अगर रेडी नहीं है सरकार की बात मानना, तो कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी। चलिए, ठीक है सागर भाई, देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह लोगों के हित में आवाज उठा रही है, क्या वो वोटों में तब्दील होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडा के साथ आगे बढ़ रही है, देश को बांटने की एक कोशिश हो रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब होगी? नजर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि देश के नागरिक सब कुछ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ अलग अलग एंगल जब आप तक पहुंचते हैं, तब आप सही चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। सभी चीजों को जब हम समझेंगे, सभी पहलुओं को जब हम अलग अलग नजरिए से परखेंगे, तब जाकर एक अच्छी सोच के साथ हम देश को आगे ले जा सकेंगे, क्योंकि देश को मजबूत करने में आप सबका उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल लीडर का है। वीएनएम टीवी को आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, रोज रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात आप देखते रहिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। फेसबुक पर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, शेयर कर देते हैं, लेकिन ऐसी बातों को शेयर करना हम सबके लिए जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।